Hello students, welcome to our channel ACAT Centric. So this is the part 3 of Atomic Structure PYQ discussion. तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन बेस्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे और क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर P मोमेंटम से फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं किसी मेटल सरफेस से when we irradiate the surface with the light of wavelength lambda, तो ये बोल रहा है कि what should be the wavelength if the photo electrons are ejected by the 1.5 p momentum. ओके तो हमको कितनी वेवलेंथ यूज करनी पड़ेगी, कितनी वेवलेंथ इरेडिएटेड लाइट की होनी चाहिए टू गेट दी 1.5 p मोमेंटम. ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन हमें पता है कि एनर्जी, ओके तो एनर्जी इज h nu naught plus kinetic energy, okay, and so E can be written as hc by lambda. h nu naught is the work function phi, ठीक है, इसको हम phi बोल सकते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब देखिए क्वेश्चन में मुझे मोमेंटम और लैम्डा को रिलेट करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन फाइंड दी लैम्डा, कितना लैम्डा हमें 1.5 p के लिए चाहिए होगा और उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस करना होगा मोमेंटम के टर्म्स में, तभी हम मोमेंटम और लैम्डा को रिलेट कर पाएंगे. बट द प्रॉब्लम इज फाई. इस फाई, जब तक ये फाई इस इक्वेशन में होगा ऑब्वियसली हम डायरेक्टली इन दोनों को रिलेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज फाई मुझे यहां क्वेश्चन में डायरेक्टली फाई का कुछ वैल्यू नहीं दिया है. सो इन ऑर्डर टू डू दैट क्वेश्चन में हमें एक अजम्पशन दिया है कि काइनेटिक एनर्जी विल बी very higher in comparison to the work function. तो हम काइनेटिक एनर्जी के सामने वर्क फंक्शन फाई को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. since kinetic energy is very higher than work function, so neglect phi. Okay, so therefore what I can write is hc by lambda is equals to kinetic energy. और देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या है, दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m, p स्क्वायर बाय 2m, राइट. सो इट इज p स्क्वायर बाय 2m, राइट. सो इट इज p स्क्वायर बाय 2m. ओके, तो अब लैम्डा हमारा वेवलेंथ लैम्डा इन फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस जहां पे मोमेंटम p, फास्टेस्ट इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जब मोमेंटम p है तो हमारा लैम्डा यहां क्या आ रहा है, देखो जस्ट बाय रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी विल गेट लैम्डा इक्वल टू 2hcm बाय p स्क्वायर. ओके, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई, लैम्डा को हमने मोमेंटम से रिलेट कर दिया है और वो एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा. ओके, now the question is saying कि कितना लैम्डा होना चाहिए अगर मोमेंटम 1.5 p आए. सो न्यू वेवलेंथ लैम्डा डैश. ओके, तो अब नई वेवलेंथ लैम्डा डैश जिस पे मोमेंटम 3p/2 1.5 p मोमेंटम ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज ऑब्टेन्ड, तो उसके लिए हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, आइए लिखते हैं. hc by lambda dash will be equal to phi plus p. Now p will be what? P dash will be 1.5 times p, तो p square by 2m. ओके, ऑब्वियसली phi will be neglected, जैसा हमने इस केस में पहले हमने phi को नेग्लेक्ट किया बिकॉज काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दी phi. तो यहां से ओके, तो यहां से जब हम रीअरेंज इसको करेंगे तो लैम्डा डैश विल बी 4/9 इंटू 2hcm बाय p स्क्वायर. और यहां से हम देख सकते हैं कि 2hcm बाय p स्क्वायर is nothing but the lambda in previous case जब momentum of the photo electrons ejected is p. ओके, तो इसको हम
रिप्लेस कर सकते हैं लैम्डा से, तो लैम्डा डैश इज 4/9 लैम्डा। तो देखिए नया लैम्डा इज 4/9 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस लैम्डा। तो हमारा ऑप्शंस अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 4/9 लैम्डा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बेस्ड है रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट पे। तो जैसा हमें पता है रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट आर एन इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z। ओके, क्वेश्चन में हमें डेल्टा R1 अपॉन डेल्टा R2 का रेशियो निकालना है। तो देखिए उसके लिए मैं बोल सकता हूं दैट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ बोहर इज directly proportional to n square by z। okay, तो delta R1 will be directly proportional to 4 square minus 3 square divided by z of Li plus 2। ठीक है, और इसी तरह से डेल्टा R2 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R2 में भी, अच्छा डेल्टा R2 इज हीलियम प्लस, ओके हीलियम प्लस आयन की यहां बात हो रही है, बट द ऑर्बिट आर 3 and 4, ऑर्बिट सेम है विच इज 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z ऑफ He प्लस। करेक्ट। अब इन दोनों का अगर हम रेशियो लें, डेल्टा R1 बाय डेल्टा R2 is directly proportional to, so as you can see कि यहाँ पे 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z ऑफ Li प्लस 2 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन z ऑफ He प्लस। ओके, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर वाला टर्म यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z ऑफ He plus upon z of Li plus 2। okay, so this will be what, z of He plus upon z of He is 2 and z of Li is 3, so it will be 2:3, so option 3 will be the answer, right? okay, so next question पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बेस्ड है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे, और क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है H एटम की, वो हमें क्वेश्चन में दी है, ओके लैम्डा 1, और हमको क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बार्मर सीरीज ऑफ He प्लस आयन पूछा है। तो सबसे पहले तो ये जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फंडा है, ये क्या होता है, देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हमको उस ट्रांजिशन में मिलेगी जिसमें एनर्जी मैक्सिमम हो, बिकॉज लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, राइट। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑब्वियसली वाइसा वर्सा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हमें उस ट्रांजिशन में मिलेगी जहां पे एनर्जी मिनिमम हो, राइट। सो फॉर shortest lambda, it implies maximum energy transition, और मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन लाइमन सीरीज में, देखिए लाइमन सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन कब होगा, जब हम इंफिनिटी से 1, लास्ट लाइन will give us the maximum energy, so that basically implies transition will be happening from infinity to 1। okay, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 by lambda 1 will be equals to RH Rydberg constant into z square, which is z is 1, H atom है यहाँ पे, into 1 upon, okay, so 1 upon n1 square which is 1 minus 1 upon infinity square into infinity, है ना। so यहाँ पे 1 by infinity will obviously be 0, ये 0 हो जाएगा टर्म, तो हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो लैम्डा 1 will be 1 upon RH, तो के रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में हमने लैम्डा 1 निकाल लिया है। अब नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बार्मर सीरीज में निकालनी है He प्लस आयन के लिए, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए वी विल हैव
we will require the minimum energy transition, okay, for longest lambda, okay, इस lambda को लेट से हम लैम्डा डैश बोल देते हैं, तो लैम्डा डैश विच वी हैव टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा 1, हमको लैम्डा 1 के टर्म्स में ये निकालना है। तो आइए, फॉर शॉर्टेस्ट लैम्डा वी विल बी रिक्वायरिंग मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन, ओके, और मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन बामर सीरीज में, देखिए अब ये बामर सीरीज है, बामर सीरीज में मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन होगा फर्स्ट लाइन 3 से 2, तो यहां ट्रांजिशन होगा 3 से 2, तो 1 अपॉन लैम्डा डैश, ठीक है, तो 1 अपॉन लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर, यहां पे कितना हो जाएगा बिकॉज एच ई प्लस आयन है, 2 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, ठीक है। तो लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5 आर एच, ओके, एंड वी कैन रिप्लेस 1 बाय आर एच एज लैम्डा 1, ठीक है, इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या है, 1 बाय आर एच को हम लैम्डा 1 लिख सकते हैं, तो देयरफॉर लैम्डा डैश द न्यू वेवलेंथ विल बी 9 बाय 5 लैम्डा 1, राइट। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 9 बाय 5 लैम्डा 1, ऑप्शन 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड है साई स्क्वायर मॉड साई स्क्वायर पे, ओके। तो बेसिकली यहां पे हमें ग्राफ गिवन है मॉड साई स्क्वायर वर्सेस रेडियल डिस्टेंस आर। देखिए मॉड साई स्क्वायर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, और इस ग्राफ में, ठीक है, तो इस ग्राफ में हमें मॉड साई स्क्वायर, सो वी कैन क्लियरली सी कि मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो रही है इस पॉइंट पे। तो एक बार ये मॉड साई स्क्वायर 0 हो रहा है, और मॉड साई स्क्वायर 0 होता है रेडियल नोड्स पे, ओके। तो रेडियल नोड्स पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0, राइट। तो अब 1 बाय 1 हम ऑप्शंस में चेक कर लें कि किसके रेडियल नोड्स 1 के इक्वल है, बिकॉज जिसका रेडियल नोड 1 आएगा उसी के लिए बेसिकली ये ग्राफ ट्रू होगा, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए, अच्छा, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर एनी सबशेल इज n माइनस एल माइनस 1। 1s के लिए देखिए, 1s के लिए रेडियल नोड कितने होंगे, n इज 1, n माइनस एल इज 0 माइनस 1, तो टोटल रेडियल नोड आ गए 0 फॉर 1s ऑर्बिटल। 2s ऑर्बिटल के लिए देखिए रेडियल नोड्स विल बी 2 माइनस 0 माइनस 1, इट इज 1। यहां ग्राफ में भी हमको रेडियल नोड कितना मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है, तो यस डेफिनेटली हमारा आंसर जो होगा वो सेकंड ही होगा, बट चेक कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस भी। थर्ड ऑप्शन 2p, देखिए 2p में रेडियल नोड्स कितने होंगे, l की वैल्यू p के लिए होती है 1, सो 2 माइनस 1 माइनस 1 0, एंड 3s के लिए रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे, इट विल बी 3 माइनस 0 माइनस 1, इट इज 2, okay. So obviously option 2 which has 1 radial node will be the answer। mod psi square versus r का ग्राफ 2s ऑर्बिटल का कुछ ऐसा दिखेगा, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द वेव मैकेनिकल मॉडल, जहां पे हमको साई वर्सेस x बेसिकली है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके। तो न्यूक्लियस से जो हमारी डिस्टेंस यहाँ पे जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन बेसिकली हमें यहाँ बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लाइकली टू बी फाउंड इन विच रीजन। बेसिकली ये ए बी सी ये रीजन्स दिए हैं और हमें चेक करना है कि किस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हमें मोर लाइकली मिलेंगे, ओके। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि साई का ग्राफ ये है एंड वी नो द साई स्क्वायर, ओके, द मॉड साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो जहां साई मैक्सिमाइज हो जाएगा, ओके, जहां साई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ऑब्वियसली हमको मॉड साई स्क्वायर भी मैक्सिमम मिलेगा उस केस में, एंड दैट विल बी द एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो हमें वो रीजन देखना चाहिए जहां पे साई की वैल्यू मैक्सिमाइज हो रही है। देखिए साई की वैल्यू चाहे पॉजिटिव मैक्सिमम हो या नेगेटिव में मैक्सिमम हो, पीक चाहे मैक्सिमा हो या पीक मिनिमा वाला हो, दोनों ही हमको मैक्सिमम मॉड साई स्क्वायर देंगे, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के लिए हमें मॉड साई का स्क्वायर लेना होगा।
तो दोनों, तो आप इस ग्राफ में आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। ओके, तो एक इस लेफ्ट हैंड साइड में, ग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड में ये मैक्सिमा पीक है और ग्राफ के राइट हैंड साइड में ये मिनिमा का पीक है। तो ये इन पॉइंट्स पे साई की वैल्यू क्या होगी? साई की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मॉड साई विल बी मैक्सिमम। हियर आल्सो मॉड साई मैक्सिमम होगा, एंड दैट्स व्हाई दीज आर द रीजंस जहां पे हमको मॉड साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मिलेगा, राइट? तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? दैट इट शुड बी इन द रीजन ए एंड सी। देखिए बी तो रीजन पे है, मतलब यहां तो ऑलमोस्ट जीरो ही होगा, राइट? तो इट इज ए एंड सी रीजन। ओके, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल लोएस्ट किस एटॉमिक नंबर या किस एलिमेंट के लिए होने वाली है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सो बेसिकली यहां पे स्टूडेंट्स हम कंपेयर कैसे करें कि 2s ऑर्बिटल की एनर्जी लोएस्ट किसके लिए होगी? तो देखिए जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर, जितना ज्यादा z होता है किसी भी एलिमेंट का, उतना ही ज्यादा ऑर्बिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करती है। ओके, बिकॉज ऑफ द हायर z इफेक्टिव बहुत ज्यादा होने के वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय दैट ऑर्बिटल, इन दिस केस यहाँ पे 2s ऑर्बिटल है तो वो बहुत ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर किसी भी ऑर्बिटल पे ज्यादा होगा तो उसकी जो एनर्जी होगी, ओके, द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिटल विल डिक्रीज, राइट? तो यहां हमको बेसिकली ये चेक करना है कि एटॉमिक नंबर किसका सबसे ज्यादा है। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, एंड दैट विल डिक्रीज द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिटल। तो देखिए फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस हाईएस्ट z जो है वो किसका है? पोटेशियम का, मैक्सिमम z, और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 2s ऑर्बिटल ऑफ पोटेशियम फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विल हैव द लोएस्ट एनर्जी। ओके, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम, राइट? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 एंड द स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ। तो कितनी ऑर्बिटल्स ऐसी होगी जिनका सेट ऑफ क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 और ms द स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी ऑर्बिटल किसी भी nth शेल में या nth ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनका स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ और माइनस हाफ। सो वन ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन, सो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस हाफ होगा, एक का माइनस हाफ होगा। तो किसी भी ऑर्बिट में जितनी भी ऑर्बिटल्स होगी सबका स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ भी होगा। सो व्हाट आई कैन डू हियर इज कि मैं अगर सारी ऑर्बिटल्स काउंट कर लूं, ओके, इफ आई कैन काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन दिस n इक्वल टू 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो दैट इज गोइंग टू बी माय आंसर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है इस n इक्वल टू 5 ऑर्बिट में। तो फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स present in 5th ऑर्बिट, देखिए हमें पता है कि किसी भी ऑर्बिट में कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं, उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। ओके, तो एक फॉर्मूला आपको याद करवाया होगा, कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एंड विच इज n स्क्वायर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर। सो हियर इट इज 5 का स्क्वायर, इट विल बी 25। सो टोटल 25 ऑर्बिटल्स का n इक्वल टू 5 एंड ms इक्वल टू प्लस हाफ यहां पे होगा, राइट? सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन 3, 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बेस्ड है क्वांटम नंबर्स पे। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबशेल्स एसोसिएटेड विद n इक्वल टू 4 एंड m इक्वल टू -2। m जो होता है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली हमें दिया है। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे हम इसे अप्रोच करेंगे। तो n इक्वल टू 4, ओके, तो n इक्वल टू 4 ऑर्बिट के लिए, तो जैसा कि हमें पता है कि n इक्वल टू 4 ऑर्बिट के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की जो रेंज होती है वो कहां से कहां होती है, 0 to n-1।
ओके, तो L अजीमुथल क्वांटम नंबर की रेंज इज 0 to n-1, तो इसका मतलब है देखिए n इक्वल टू 4 के लिए कितनी वैल्यूज, कितनी पॉसिबल वैल्यूज अजीमुथल क्वांटम नंबर की हो जाएगी, 4 वैल्यूज विच इज 0, 1, 2 एंड 3। ओके, तो ये सारी जो वैल्यूज हैं L की वैल्यूज हैं। ओके, तो L की वैल्यूज ये सब है 0। तो नाउ फॉर पर्टिकुलर L, हर L के लिए m की डिफरेंट वैल्यूज होती है विच रेंज फ्रॉम -L टू +L। तो यहां m की वैल्यू का रेंज क्या हो जाएगा, 0, हेयर इट इज -1, 0, 1 वैल्यूज m का जो वैल्यूज है, यहां पे -2, -1, 0, 1, 2 एंड दिस इज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ओके, तो ये जो वैल्यूज हैं ये सब L की वैल्यूज हैं, दीज आर दी वैल्यूज ऑफ m। ठीक है, L का वैल्यू है तो ऑब्वियसली L इक्वल टू 0 मींस S सबशेल, दिस इज P सबशेल, D सबशेल। ओके, so this basically is 4s, this is 4p, this is 4d and this is 4f। now students यहां हम अब इजीली देख सकते हैं कि -2, m की वैल्यू -2 सिर्फ दो ही सबशेल के केसेस में पॉसिबल है विच इज 4d and 4f, राइट। सो आवर आंसर इज 2 सबशेल्स। ओके, so 4d and 4f will have m इक्वल टू -2, राइट। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 सबशेल्स, ऑप्शन 1, राइट। सो 4f एंड 4d विल हैव दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर। ठीक है, तो साई स्क्वायर की बेसिकली यहां बात की जा रही है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शंस वन बाय वन हम गो थ्रू करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग कि इट कैन नेवर बी 0 फॉर 2s ऑर्बिटल। देखिए 2s ऑर्बिटल के लिए क्या साई स्क्वायर कभी 0 नहीं हो सकता? तो 2s ऑर्बिटल के लिए मुझे पता है कि अगर 2s ऑर्बिटल में नोड प्रेजेंट है तो ये साई स्क्वायर की वैल्यू 0 उस पॉइंट पे ले लेगा। तो आप लोग सभी जानते हैं रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1, राइट। हम क्वेश्चन भी कर चुके हैं इसी वीडियो में। तो रेडियल नोड विच इज n-l-1, तो यहां 2s ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड कितना हो जाएगा, इट इज 2 -0 -1, दैट मींस 1। तो एक नोड 2s ऑर्बिटल के लिए हमें मिलने वाला, इसका मतलब है डेफिनेटली साई स्क्वायर 0 होगा, ओके, बिफोर इंफिनिटी। सो एंड द ऑप्शन सेज इट कैन नेवर बी 0, तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट, इट कैन बी 0 फॉर 2p ऑर्बिटल, सॉरी फॉर 3p ऑर्बिटल। 3p ऑर्बिटल के लिए रेडियल नोड कितना हो जाएगा, इट इज 3 -1 -1, दैट मींस 1। तो यस, साई स्क्वायर विल टेक द वैल्यू 0 इन बिटवीन, राइट, क्योंकि यहां पे एक रेडियल नोड हमें मिल रहा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट कैन बी 0 फॉर 1s ऑर्बिटल। देखिए 1s ऑर्बिटल के लिए जो रेडियल नोड है वो कितना आएगा, इट इज 1 -0 -1, दैट मींस 0। तो 1s ऑर्बिटल will never have the value 0, okay। साई स्क्वायर यहां 0 नहीं होगा, ओनली इंफिनिटी पे जब हम पहुंचेंगे देन ओनली इट कैन रीच द वैल्यू 0। तो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। देन फोर्थ ऑप्शन, इट कैन बी नेगेटिव फॉर 2p ऑर्बिटल। सो फॉर 2p ऑर्बिटल या किसी भी ऑर्बिटल के लिए साई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। साई स्क्वायर विच इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा किसी भी ऑर्बिटल के लिए। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी गलत है, राइट। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। द करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन 2, इट कैन नेवर बी, इट कैन बी 0 फॉर 3p ऑर्बिटल, ओके। ओके स्टूडेंट, सो ये क्वेश्चन बेस्ड है 3D वेव मैकेनिकल मॉडल पे, और यहां हमें बोला जा रहा है दैट इलेक्ट्रॉन residing in 1s orbital of hydrogen atom, okay, and we have to basically check these statements and choose the incorrect statement। तो आइए वन बाय वन हम स्टेटमेंट्स से गो थ्रू करते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, सो वन स्टेटमेंट इज सेइंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। तो हमें पता है साई स्क्वायर, ओके, तो साई स्क्वायर फॉर 1s अगर हम ड्रॉ करें तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस,
एंड एट न्यूक्लियस, सो दैट मीन्स r इक्वल टू 0 पे ये अब इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट मैक्सिमम होती है, राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. देन द स्टेटमेंट सेकंड, द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस. देखिए a0 क्या है, a0 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. तो डबल दी फर्स्ट ऑर्बिट डिस्टेंस पे अगर हम न्यूक्लियस से होंगे तो देन द साई स्क्वायर वैल्यू विल बी नॉन जीरो, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन वहां मिल सकता है, विच इज डेफिनेटली ट्रू, राइट. अगर आप कहीं डिस्टेंस a0 टू a0 पे इस ग्राफ पे हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव सम साई स्क्वायर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड आउट एट दैट प्लेस. तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. स्टेटमेंट थर्ड की अगर हम बात करें, राइट, स्टेटमेंट थर्ड की बात करें जो बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज डबल दैट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. देखिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी रेज टू पोटेंशियल एनर्जी रेज टू टोटल एनर्जी का रेशो होता है 1:2:1. तो यू कैन क्लियरली सी हेयर कि पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज बेसिकली डबल दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो इसका मैग्नीट्यूड वाइज पोटेंशियल एनर्जी डबल होगी काइनेटिक एनर्जी से, राइट. यू कैन सी फ्रॉम दिस रेशियो ऑल्सो. तो स्टेटमेंट थर्ड भी हमारा क्या आएगा, करेक्ट आएगा. एंड द लास्ट, द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस. तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो ऑब्वियसली ये गलत है. मिनिमम एनर्जी इज देयर, ओके. तो इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी होती है जब वो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, राइट. सो द एनर्जी E1 इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. अब सभी को पता है ये फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 होती है, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे ये वैल्यू इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होती जाती है, राइट. सो दिस फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, राइट. तो हमारा टिक जो हम करेंगे ऑप्शन, वो करेंगे ऑप्शन 4. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दिस कंप्लीट्स आवर एटॉमिक स्ट्रक्चर PYQ डिस्कशन. तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे. ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर.